गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। क्लास लाइव हो चुकी है, 9:50 हो चुके हैं और तारीख आपको पता है, दिस इज 9 फरवरी 2022। आज 9 फरवरी 2022 है। क्लास पूरी तरीके से लाइव है। आप सारे के सारे लोग जल्दी से यहाँ पर मौजूद हो जाइए। और जल्दी से मुझे याद दिलाइए, लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे और उसमें हम कहाँ तक पहुंच चुके थे। प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए, बस हमें उसी के आगे से कंटिन्यू करना होगा, उसी के आगे से हम आगे बढ़ेंगे। आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत। बारह सौ छह ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक का पीरियड ही कहलाता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में हम बात कर रहे थे खिलजी वंश के बारे में, अबाउट खिलजी डायनेस्टी। बारह सौ नब्बे ईस्वी से 1320 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में रहा खिलजी वंश, और इसमें हम बात कर रहे थे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जिसका शासनकाल 1296 से लेके 1316 ईस्वी तक रहा। लास्ट इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जब इसने अपना दक्षिण भारत अभियान शुरू किया, भाई इसका दक्षिण भारत अभियान था दिल्ली सल्तनत का विस्तार करना, उसे उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक पहुंचाना। ये उद्देश्य से ही अपने सेनापति मलिक काफूर को इसने दक्षिण भारत अभियान पर भेजा, जिसके दौरान मलिक काफूर ने वारंगल में काकातीय वंश के शासक प्रताप रुद्रदेव पर आक्रमण किया और उससे विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। उसके बाद ये अपनी सेना लेकर सुदूर दक्षिण तक पहुंच गया और इसे सामने समुद्र नजर आ गया और उसे लगा कि अब विश्व यहीं तक है, बस दुनिया यहीं तक है। और पूरी की पूरी दुनिया को जीत लिया है किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसीलिए मलिक काफूर के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को विश्व विजेता घोषित करवा दिया गया। और बैच जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य का विस्तार करने के बाद ही टुक द टाइटल ऑफ सिकंदर सानी। इसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। इसने खुद को दूसरा सिकंदर कहा, अलेक्जेंडर सेकंड। इसने खुद सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी, लेकिन हम जानते हैं कि इसी के दरबारी कवि अमीर खुसरो के द्वारा इसे क्या कहा गया? सुल्तान जहां कहा गया। इसको विश्व का सुल्तान की उपाधि दी गई। अब अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य का विस्तार हो चुका था उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक। इसके बाद लिखेंगे ही अप्लाइड टू टैक्सेस। इसने अपने शासनकाल में दो प्रकार के कर लगाए, जिन्हें घरई और चरई कहा जाता था। कई बार एग्जाम में पूछता है कि बताइए घरई और चरई नामक, दिल्ली सल्तनत में घरई और चरई नामक कर लगाने वाला सुल्तान कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। घरई या घरी बेसिकली आवास कर हुआ करता था, हाउस टैक्स हुआ करता था, जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में वसूल करना शुरू किया गया था। और चरई एक प्रकार का मवेशी कर हुआ करता था। तो ये दो प्रकार के कर
इसने अपने शासनकाल में लगाए। इसके अलावा भूमि मापन की दो मेजरमेंट यूनिट्स या मापन की इकाई भी इसके द्वारा या इसके शासनकाल में चलवाई गई, जिन्हें बिस्वा और मसाहत कहा जाता था। जो कहलाती थी बिस्वा और मसाहत। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ऑल्सो स्टार्टेड हुलिया दाग सिस्टम। अलाउद्दीन खिलजी के ही द्वारा अपने शासनकाल में हुलिया दाग प्रथा की शुरुआत की गई। प्रत्येक सैनिक का स्केच बनवाना, एक हुलिया बनवाना। और ध्यान रखेंगे, विभिन्न प्रांतों के घोड़ों पर अलग अलग प्रकार के दाग लगवाने की प्रथा ही क्या कहलाती थी? हुलिया दाग प्रथा कहलाती थी। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने ही मंगोलों के आक्रमणों से परेशान होकर अपने शासनकाल में अपनी राजधानी दिल्ली के सीरी नामक स्थान को बनाया था। दिल्ली में ही सीरी नामक स्थान को इसने अपनी राजधानी बनाया था। और कुछ महत्वपूर्ण मॉन्यूमेंट्स, कुछ महत्वपूर्ण स्मारक जो इसके द्वारा बनवाए गए, लिख लीजिए। दिल्ली की अलाई मीनार, दिल्ली का ही अलाई दरवाजा, दोनों के दोनों कुतुब मीनार परिसर में है। दिल्ली में ही अलाई दरवाजा भी और अलाई मीनार भी। हौज खास। और जब इसने दिल्ली के सिरी नामक स्थान को अपनी राजधानी बनवाया, तो वहीं पर इसने सिरी फोर्ट या सिरी का किला का भी निर्माण करवाया। नोट कीजिए फटाफट, ये वो कुछ महत्वपूर्ण इमारतें हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, जो बनवाए गए किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। सबसे पहला है अलाई मीनार, जो दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में है। दूसरा है अलाई दरवाजा, जो भी कहां पर है? कुतुब मीनार परिसर में। दिल्ली में कुतुब मीनार के ही सामने है अलाई दरवाजा। हौज खास भी दिल्ली में है, सिरी फोर्ट भी दिल्ली में है। कुछ महत्वपूर्ण स्मारक जो अलाउद्दीन खिलजी के ही द्वारा बनवाई गई। लिख लीजिएगा, इसी के द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था शुरू की गई। ही ऑल्सो स्टार्टेड मार्केट कंट्रोलिंग सिस्टम, इसी के द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था शुरू की गई। इन 1316, ध्यान रखेंगे 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी डाइट। 1316 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई और इसका मकबरा भी इल्तुतमिश के ही मकबरे के पास
कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स दिल्ली में है। कुतुब मीनार परिसर दिल्ली में ही है। अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा, टॉम्ब ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण काम अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए। अलाउद्दीन खिलजी के बाद अगला सुल्तान बना मुबारक शाह खिलजी। 1316 ईस्वी से लेके 1320 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी का ही पुत्र मुबारक शाह खिलजी दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बना। दो ही पॉइंट इससे संबंधित बनते हैं और ध्यान रखेंगे। पहला सवाल आपसे पूछेंगे कि बताइए दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान था जिसने खुद को इस्लाम जगत का खलीफा घोषित किया था। तो खुद को खलीफा कहने वाला, खुद को खलीफा घोषित करने वाला सुल्तान ही कौन हुआ? मुबारक शाह खिलजी। और ये अपने दरबार में कभी कभी महिलाओं के कपड़े भी पहनकर आ जाया करता था। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जो अपने दरबार में महिलाओं के वस्त्र पहनकर आ जाया करता था या निर्वस्त्र भी आ जाया करता था। ही वॉज मुबारक शाह खिलजी। 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक मुबारक शाह खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में शासन किया, लेकिन इसी का एक वजीर जो पंजाब में तैनात था जिसका नाम था मलिक फिरोज, उसी मलिक फिरोज के द्वारा मुबारक शाह खिलजी के बाद इसी का एक पंजाब का वजीर हुआ करता था जिसका नाम था गाजी मलिक। और ध्यान रखेंगे मुबारक शाह खिलजी के बाद इसको सिंहासन से हटाकर अगला सुल्तान बन गया खुसरव शाह। तेरह सौ बीस ईस्वी में। लेकिन ध्यान रखेंगे ही वॉज किल्ड बाय गाजी मलिक। इसकी हत्या गाजी मलिक के द्वारा की गई। ही वॉज किल्ड बाय गाजी मलिक। इसकी हत्या गाजी मलिक के द्वारा की गई। हु फाउंडेड अ न्यू डायनेस्टी। हु फाउंडेड अ न्यू डायनेस्टी इन दिल्ली। जिसने दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश की स्थापना की। और हम जानते हैं 1320 ईस्वी में खिलजी वंश का अंत हुआ और खिलजी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश की स्थापना हुई जिसे हम जानते हैं तुगलक डायनेस्टी या तुगलक वंश के नाम से। नेक्स्ट लिखेंगे तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश। 1320 ईस्वी से लेके 1414 तक, 1320 से लेके 1414 तक दिल्ली सल्तनत में चला तुगलक वंश या तुगलक डायनेस्टी।
और ध्यान रखेंगे तुगलक वंश का शासनकाल दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा रहा। इसकी स्थापना ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई। लिखेंगे इसका संस्थापक हुआ ग्यासुद्दीन तुगलक। तेरह सौ बीस से लेके 1325 तक, 1320 से लेके 1325 तक दिल्ली सल्तनत का दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश का संस्थापक बना गयासुद्दीन तुगलक। और ध्यान रखेंगे गयासुद्दीन तुगलक का ही वास्तविक नाम गाजी मलिक था। इसी का वास्तविक नाम था गाजी मलिक, लेकिन ये दिल्ली का सुल्तान बना गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इससे बनते हैं लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, इसने दिल्ली में तुगलकाबाद नामक शहर बसाया। ही फाउंडेड तुगलकाबाद सिटी इन दिल्ली। इसी ने दिल्ली में तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना की। ही फाउंडेड तुगलकाबाद सिटी इन दिल्ली। इसने दिल्ली में तुगलकाबाद शहर की स्थापना की। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, लिखिए दिल्ली सल्तनत में सिंचाई के लिए नहरें बनवाने वाला यह प्रथम सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत में सिंचाई के लिए नहरें बनवाने वाला यह प्रथम सुल्तान था। इसी ने दिल्ली में सबसे पहले सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। ग्यासुद्दीन तुगलक का ही पुत्र हुआ करता था शहजादा जौना खान। ग्यासुद्दीन तुगलक का ही एक बेटा था, एक पुत्र हुआ करता था जिसका नाम था जौना खान। और ध्यान रखेंगे यही जौना खान वारंगल मिशन पर भेजा गया था, क्योंकि वारंगल में काकातीय शासकों ने अपने आप को एक बार फिर से स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इसीलिए जौना खान वारंगल गया और वारंगल जाकर काकातीय डायनेस्टी या काकातीय वंश पर आक्रमण किया और काकातीय वंश के शासकों को अपने अधीन करके इसने वारंगल का ही नाम बदलकर सुल्तानपुर रखा। इसने वारंगल का नाम सुल्तानपुर रख दिया और सुल्तानपुर को ही दक्षिण और दिल्ली सल्तनत की दक्षिणी राजधानी बनाया। इसके अलावा ध्यान रखेंगे ग्यासुद्दीन तुगलक के ही समकालीन दिल्ली में प्रसिद्ध सूफी संत हुआ करते थे जिन्हें हम जानते हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया के नाम से।
दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया गयासुद्दीन तुगलक के ही समकालीन हुआ करते थे। और ध्यान रखेंगे, गयासुद्दीन तुगलक के ही द्वारा इन्हें उपाधि दी गई थी महबूबे इलाही की। इन्हीं को महबूबे इलाही भी कहा जाता है। और आप जानते होंगे, हजरत निजामुद्दीन औलिया के द्वारा ही प्रसिद्ध शब्द कहे गए थे हनूज दिल्ली दूरस्त। यानी कि अभी दिल्ली दूर है। ये प्रसिद्ध कथन भी किसने कहा? हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कहा। लिखिए, इन 1325 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक डाइड इन तुगलकाबाद दिल्ली। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु दिल्ली के तुगलकाबाद में हुई। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु दिल्ली के तुगलकाबाद में हुई। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए, अपने लकड़ी के महल के गिरने की वजह से उसमें दबकर मरने वाला सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। भाई, गयासुद्दीन तुगलक के ही समय में बंगाल में बुगारा खान का विद्रोह हुआ था, और जब ये वापस लौटा था तो दिल्ली के बाहर तुगलकाबाद में इसके लिए लकड़ी का महल बनवाया गया था, और उसी महल के गिर जाने के कारण ही गयासुद्दीन तुगलक की डेथ हुई थी। क्योंकि दिल्ली के तुगलकाबाद में मरा है, इसीलिए इसका मकबरा भी कहां पर है? दिल्ली के तुगलकाबाद में। गयासुद्दीन तुगलक के मरने के बाद 1325 ईस्वी में दिल्ली का अगला सुल्तान इसी का पुत्र जौना खान बना, लेकिन जौना खान के नाम से नहीं, बाय द नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। महबूबे इलाही की उपाधि किसको दी गई थी? हजरत निजामुद्दीन औलिया को दी गई थी। यही कहलाते हैं महबूबे इलाही। नेक्स्ट, लिखिए, मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी से लेके 1351 ईस्वी तक दिल्ली का अगला सुल्तान हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक, जो इतिहास में पागल सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध है।
इसको दिल्ली सल्तनत का पागल सुल्तान, इसे दिल्ली सल्तनत का पागल सुल्तान या ध्यान रखेंगे इनसेन सुल्तान कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और सबसे ज्यादा विद्वान सुल्तान ही कौन हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। लेकिन ऐसा कहते हैं कि भाई इसकी जनता में और कोई पढ़ा लिखा नहीं था, और इसका जो मंत्री परिषद था उसमें भी बहुत कम पढ़े लिखे ही लोग थे। इसीलिए ये जो भी कहा करता था वो इसकी जनता को समझ में नहीं आया करता था, और इसकी जनता की बात इससे नहीं समझ में आया करते थे। कहने का मतलब ये जनता से परेशान था और जनता इससे परेशान थी। इसने अपने शासनकाल में ऐसे कई एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ऐसे कई निर्णय लिए थे जो विफल हुए, जो गलत साबित हुए। इसीलिए जब इतिहासकार एलिफेंस्टीन ने इसके बारे में पढ़ा तो ये निष्कर्ष निकाला कि इस सुल्तान के अंदर पागलपन के कुछ अंत थे, कुछ अंश थे। ये दिल्ली सल्तनत का पागल सुल्तान था। लिखेंगे इसके बारे में। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, ये अरबी और फारसी भाषा का महान विद्वान था। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ अरबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज। ये अरबी और फारसी भाषा का महान विद्वान था। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ अरबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, सिर्फ अरबी फारसी भाषा ही नहीं, इसने और भी कई सारे सब्जेक्ट्स पर महारत हासिल की हुई थी। गणित, मैथमेटिक्स, खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, तर्कशास्त्र, रीजनिंग, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, चिकित्सा, मेडिकल साइंस, इन सभी का महारथी हुआ करता था मोहम्मद बिन तुगलक। विद्वान था फिर भी पागल कहलाया। बिल्कुल भाई, बिल्कुल कहलाया जा सकता है। मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में 1333 ईस्वी में एक प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री इसके दरबार में आया। कहां से? मोरक्को से। आप जानते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे नॉर्थ वेस्टर्न कंट्री कौन सी है? मोरक्को। मोरक्को से ही एक प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री इसके दरबार में आया था, जिसे हम जानते हैं इब्न बतूता के नाम से। तो एक प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता इसके दरबार में आया, और ध्यान रखेंगे इसने इब्न बतूता को अपना काजी नियुक्त किया, और ये मोहम्मद बिन तुगलक का 8 वर्ष तक काजी रहा। इसी इब्न बतूता के द्वारा ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई थी, जिसे हम जानते हैं रेहला के नाम से। इसी के द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक रेहला लिखी गई थी। लिखेंगे अगला पॉइंट,
अगला पॉइंट लिखेंगे, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करने वाला, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करने वाला ये प्रथम सुल्तान था। ही वॉज फर्स्ट सुल्तान, ही वॉज फर्स्ट सुल्तान हु ट्राइड टू प्रोहिबिट, ही वॉज फर्स्ट सुल्तान हु ट्राइड टू प्रोहिबिट सती सिस्टम। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करने वाला यह प्रथम सुल्तान था। भारत में सती प्रथा को रोकने की कोशिश, ध्यान रखेंगे केवल कोशिश, सबसे पहले ही किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने की। हालांकि सती प्रथा हमारे देश में प्राचीन काल से चली आ रही थी, लेकिन उसको रोकने की कोशिश सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक के ही द्वारा की गई। लिखिए, दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक विद्रोह इसी के शासनकाल में हुए। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक विद्रोह भी इसी के शासनकाल में हुए। ध्यान रखेंगे, दक्षिण भारत में 27 विद्रोह, उत्तर भारत में 7 विद्रोह, कुल लगभग 34 विद्रोहों का सामना मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में किया। और जब दक्षिण भारत में लगातार विद्रोह हुए तो इन्हीं विद्रोहों का यह नतीजा हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दक्षिण भारत में 2 साम्राज्यों का उदय हुआ। लिखेंगे, इसी के शासनकाल में दक्षिण में, इसी के शासनकाल में दक्षिण में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। इसी के शासनकाल में दक्षिण में विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। महान विजयनगर साम्राज्य और दूसरा बहमनी साम्राज्य दोनों स्थापित हुए किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में। इसके अलावा वो कुछ महत्वपूर्ण डिसीजंस जो उसके द्वारा लिए गए, जिसकी वजह से इसके सारे के सारे डिसीजन फेल हुए और ये इतिहास में कहलाया पागल सुल्तान। वो कौन कौन से थे? सबसे पहला लिखेंगे, राजधानी को दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद स्थानांतरित करना। लिखेंगे, शिफ्टिंग द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी और दौलताबाद। दक्षिण भारत में लगातार विद्रोहों की वजह से और बार बार मंगोलों के आक्रमणों के कारण ही परेशान होकर ही मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को उत्तर भारत से दक्षिण भारत लेकर गया था। कहां पर? महाराष्ट्र के देवगिरी नामक स्थान पर, जिसे
इसने दौलताबाद नाम दिया और अपनी राजधानी बना लिया था। सर, जो विजयनगर कर्नाटक में है वही, जी हाँ, वही विजयनगर साम्राज्य जो आज कर्नाटका में कहलाता है हम्पी, उसी विजयनगर एम्पायर की बात कर रहे हैं हम। दूसरा लिखेंगे खुरासान अभियान की विफलता। अफगानिस्तान में एक जगह है खुरासान, उसी खुरासान पर अधिकार करना चाहता था मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि वहां पर अस्थिरता चल रही थी, अनस्टेबिलिटी चल रही थी। लेकिन इसका खुरासान अभियान पूरी तरीके से विफल हुआ था, क्योंकि जब तक ये खुरासान पहुंचा भी नहीं था वहां पर स्थिरता कायम हो गई थी। इस वजह से इसे वहां पर नुकसान हुआ और ये खुरासान पर अधिकार नहीं कर पाया। तीसरा लिखिए दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, इंक्रीज इन टैक्स इन दोआब। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, दो नदियों के बीच का मैदानी भाग ही कहलाता है दोआब क्षेत्र। इसने अपने शासनकाल में टैक्स इंक्रीज कर दिया था, कर बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से इसे नुकसान हुआ, क्योंकि जिस साल या जिस समय इसने दोआब क्षेत्र में कर बढ़ाया था उस समय ही वहां पर सूखा और अकाल पड़ गया था और उतनी भी पैदावार नहीं हुई जितनी सामान्य तौर पर हो जाया करती थी। अगला लिखिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन या इश्यूइंग द टोकन करेंसी, इश्यूइंग द टोकन करेंसी, इसके शासनकाल में एक बार चांदी के रिजर्व से कम हो जाने की वजह से, चांदी महंगी हो जाने की वजह से चांदी की कमी हो गई, तो इसने चांदी के सिक्के टंके बंद करवाकर जो तांबे के सिक्के थे उन्हीं की वैल्यू चांदी के बराबर कर दी और तांबे के सिक्कों के स्थान पर इसने कुछ सांकेतिक मुद्रा चलवाई। इतिहासकार कहते हैं कि वो चमड़े की बनी थी, लेदर कॉइन्स, कुछ कहते हैं कि वो ब्रॉन्ज की बनी थी, वो कांसे की बनी थी। लेकिन जहां पर भी आप सांकेतिक मुद्रा सुने, टोकन करेंसी सुने, तो वो किसने चलवाई? मोहम्मद बिन तुगलक ने चलवाई। और पांचवा लिख लीजिए कराचिल अभियान की विफलता। कराचिल अभियान की विफलता, फेलियर ऑफ कराचिल मिशन, जो आज उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र है वही क्या कहलाया करता था? वही कहलाता था कराचिल। उसी पर अधिकार करने के उद्देश्य से मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी सेना भेजी थी, लेकिन ऐसा कहते हैं इसकी ज्यादातर सेना ठंड से ही मारी गई थी और इस अभियान में भी ये सफल नहीं हो पाया था। ये वो इसके 5 डिसीजंस थे जो पूरी तरीके से विफल साबित हुए। इसके अलावा ध्यान रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के ही द्वारा एक कृषि एवं सिंचाई विभाग की स्थापना की गई। He founded an agriculture and irrigation department. ये कैसी मुद्रा होती थी बेटे? मैंने बताया ना, आधे मानते हैं चमड़े की होती थी और आधे मानते हैं ब्रॉन्ज की, कांसे की। क्योंकि इतिहासकार कहते हैं कि जब इसने सांकेतिक मुद्रा चलवाई थी तो दिल्ली की जनता को समझ में नहीं आया था
तो दिल्ली का हर घर एक टकसाल बन गया था। लोगों ने अपने घरों में ही सिक्के बनाने शुरू कर दिए थे। इसी के द्वारा कृषि एवं सिंचाई विभाग की स्थापना की गई, जिसे दीवाने को ही कहा जाता था। ये विभाग कहलाता था दीवाने को ही। लिखेंगे 1351 ईस्वी। 1351 ईस्वी में सिंध के थट्टा नामक स्थान पर सिंध के थट्टा नामक स्थान पर विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए जाते हुए इसकी मृत्यु हुई। सिंध के ही थट्टा नामक स्थान पर इसके शासनकाल में एक विद्रोह हुआ था। उसी विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही अचानक तबीयत बिगड़ जाने की वजह से ये थट्टा पहुंचा और थट्टा पहुंचकर इसकी डेथ हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन ध्यान रखेंगे, सर हिस्ट्री का सबसे बेस्ट रूलर कौन था? भाई साहब, ये मैं कैसे डिसाइड करूं यार, ये तो अपनी अपनी पसंद है ना। लेकिन यदि आप भारत के इतिहास की बात कर रहे हैं तो भाई देखिए, भारत के इतिहास में दो शासक हैं जिनके नाम के साथ महान लगा है। तो यदि वो बात माने तो एक है अशोक महान, अशोका द ग्रेट, और एक है अकबर द ग्रेट, अकबर महान। इन्हीं दो लोगों को महान कहा गया इतिहास में। वैसे तो अपनी अपनी जगह आप सब जानते हैं सभी बढ़िया हैं भाई। अब डिपेंड करता है कि हमें किसकी छवि अच्छी लगती है या हमें कौन अच्छा लगता है। एक आदमी लिख के भेज रहा है मोदी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट। ये तो एक्सपेक्टेड था कि जब बात होगी कि भाई इतिहास का सबसे महान शासक कौन है, तो वहां पे भी कोई ना कोई भक्त मोदी लिख के जरूर भेज देगा। और भेज दिया भाई साहब ने। कमाल है भाई। मतलब यहाँ पे इतिहास के शासकों की बात हो रही है, ये वहां पे भी मोदी लिख रहा है। बेटे कल को जब एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरेगा, है ना, कल को जब एग्जाम का फॉर्म भरेगा और वहां पे नाम के बाद जब पूछेंगे फादर्स नेम, तो बेटे वहां पे ध्यान रखियो, वहां पे भी मोदी मत भर के आ जाइयो। ठीक है ना, इसलिए वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, हर जगह, है ना, हर जगह भाई मोदी बहुत बढ़िया है, यत्र तत्र सर्वत्र बहुत बढ़िया है।
ठीक है ना, लेकिन भाई जब फॉर्म भरोगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना। पता चला वहां पे पूछा है पापा का नाम और तूने लिख दिया मोदी का नाम, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। हर चीज का क्रेडिट, हमारे देश में हर चीज का क्रेडिट मोदी जी को जाता है, डेफिनेटली जाता है बेटे। लेकिन आपके होने का जो क्रेडिट है वो मोदी जी को मत दीजिएगा, ठीक है। उसमें मोदी जी का कोई योगदान नहीं है। वहां पर फॉर्म में आप बिल्कुल सही सही भरना। कभी भक्ति में एक्साइटेड होकर वहां पे भी मोदी लिख दो, ठीक है, तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है भाई। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। कमाल कर दिता तुसी। हाँ जी। 1351 ईस्वी में सिंध के थट्टा नामक स्थान पर इसकी डेथ हो गई। लेकिन ध्यान रखेंगे, मरने से पहले, है ना, लेकिन मरने से पहले इसका कजन भी इसके साथ था, इसका चचेरा भाई भी इसके साथ था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इसने अपने चचेरे भाई को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। सिंध के थट्टा नामक स्थान पर ही इसने उसका राज्यभिषेक करवाया। और मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद, ध्यान रखेंगे, दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान, तुगलक वंश का अगला सुल्तान बन गया फिरोज शाह तुगलक। तो हेडिंग डाल लीजिए, फिरोज शाह तुगलक। एक लड़का कह रहा है सर मजे ले गए आप तो बातों ही बातों में। बेटे शुरुआत किसने की थी, है ना। अब तुम्हें क्या लगता है भाई साहब, तुम हमसे मजे ले रहे हो, हम तुमसे वहां तक मजे ले लेंगे जहां तक तुम पहुंच भी ना पाओगे, है ना। और सिंपल सी बात है भाई, देखो गुरु गुरु ही होता है और चेला चेला ही होता है ना। इसीलिए मैं तो हमेशा कहता हूं कि प्लीज डोंट टीच फादर हाउ टू मेक बेबीज। इसीलिए तो मैं कहता हूं हमेशा, क्योंकि आप हमसे पंगा लेंगे तो आपकी उम्र से और आपके दौर से तो हम अभी अभी गुजरे हैं कुछ टाइम पहले ही। तो हम आपको वहां फेंकेंगे जहां पानी भी ना मिले, इतने दूर रेगिस्तान में। इसीलिए, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हैं, जिस ट्रेन को पकड़ने के लिए आप खड़े हैं, ठीक है, हम भी उसी प्लेटफॉर्म से गुजरे हैं, उसी रेलवे स्टेशन से गुजरे हैं, उसी ट्रेन को पकड़ कर गुजरे हैं। ये तो सिंपल सी बात है। और अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, है ना, क्योंकि आपकी उम्र और मेरी उम्र में कोई 20-25 साल का डिफरेंस तो है नहीं, मैक्सिमम 10 साल, है ना, मैक्सिमम 10 साल। क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स होंगे जो 18 से 25 साल एज वर्ग के होंगे, ज्यादातर, है ना। तो चलिए मैं एवरेज भी यदि मान लेता हूं, है ना, कि एवरेज आपकी उम्र होगी 22 साल एवरेज, ठीक है। तो भाई मेरी ठीक 10 साल ज्यादा है तुमसे, एक दशक मैंने तुमसे ज्यादा देखा है। आई एम 32 नाउ। तो मैंने तुमसे एक दशक ज्यादा देखा है, 10 साल ज्यादा देखे हैं। तो सिंपल सी बात है, यदि मैं एक दशक एक्स्ट्रा हूं आपसे, अरे भाई, तो फिर तो देखो, कमाल तो करूंगा ही मैं। ऐसी जगह तो मैं फेंकूंगा ही जहां पे पानी ना मिले। चलिए खैर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बता रहा था कि आंख बंद करके सिर्फ एक ही चीज नहीं दिखनी चाहिए, दुनिया में और भी बहुत कुछ है। हर चीज का कंट्रीब्यूशन दे दीजिए, लेकिन अपने होने का मत देना भाई। चलिए खैर, एनीवेज, अगली हेडिंग डाल लीजिए। दिल्ली का अगला सुल्तान बना फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी से लेके 1351 ईस्वी से लेके
1388 ईस्वी तक का जो शासनकाल रहा, जो रूलिंग पीरियड रहा, वही किसका रहा? फिरोज शाह तुगलक का। और जिस तरीके से, ध्यान रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक को हमने कहा दिल्ली सल्तनत का पागल सुल्तान या इंसेन सुल्तान, तो ध्यान रखेंगे फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है सल्तनत काल का अकबर, अकबर ऑफ सल्तनत पीरियड। ये कहलाता है सल्तनत काल का अकबर। यही एमबीटी का कजन था, जी हां, यही एमबीटी का, मोहम्मद बिन तुगलक का कजन था, चचेरा भाई। सर आज इतना रहने दीजिए, ओके। एक आदमी ने गलती से, हाँ जी, ये वही फिरोज शाह तुगलक है जिसने हिसार बसाया था, जिसने फतेहाबाद बसाया था। हरियाणा के एग्जाम में कंफर्म होता है, एक क्वेश्चन जरूर आता है फिरोज शाह तुगलक से। सर इस टाइम अकबर कहां था? बेटे इस टाइम अकबर पैदा नहीं हुआ था। अकबर का जन्म 1542 में हुआ था और अभी हम, आप देख लीजिए, 1351 से 1388 पर है, तो अभी अकबर को जन्म लेने में भी बहुत टाइम बचा है। चलिए आज की कहानी को यहीं पर रख देते हैं। कल आपसे मुलाकात होगी, फिरोज शाह तुगलक से शुरू करेंगे और कल हम फिनिश करेंगे दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत कल फिनिश हो जाएगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, हैव अ नाइस डे।